हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th पाठ 3 रीढ़ की हड्डी कृतिका भाग 1 हिंदी, जो जगदीश चंद्र माथुर जी का है। तो देखो, इसमें हमारे पास इस चैप्टर में प्रश्न नंबर 1 है, राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती हैं। हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य के खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेसमैन मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमान वर की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। उमा गोपाल प्रसाद के विचारों से पहले ही खिन्न थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। नंबर 1, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा। पॉइंट नंबर 2 है, दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। पॉइंट नंबर 3 है, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी कोई मर्जी नहीं है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हों। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकते। उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है। क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है।
यह समय की मांग होती है जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगें तो विकार बन जाती हैं। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो चुका है। दूसरी तरफ जहां शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है बिना रीढ़ का, इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और ना ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारे हम दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते, इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां, कथा वस्तु के आधार पर आप इसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कथा वस्तु के आधार पर उमा मुख्य पात्र है क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय के लिए ही है, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी इस उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग्य करने का जो प्रयास लेखक ने किया उसका माध्यम उमा ही है। अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। रामस्वरूप हेडिंग डालेंगे, आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न हैं, परंतु एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा के छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है। उसके बाद रामगोपाल निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। अगला प्रश्न है 10वां, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो उत्तर डालेंगे लिखेंगे इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारने व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए इस घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। अगला प्रश्न है 11वां, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वे सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। पॉइंट नंबर 2 है अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों को उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 है महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 6 है लड़कियों का विवाह बिना दहेज के लिए दिए हो इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th पाठ 3 रीढ़ की हड्डी कृतिका भाग 1 हिंदी, जो जगदीश चंद्र माथुर जी का है। तो देखो इसमें हमारे पास इस चैप्टर में प्रश्न नंबर 1 है, रामस्वरूप और रामगोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती हैं। हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। ज़माना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य के खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं उचित क्यों नहीं है।
तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेसमैन मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमान वर्ग की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उमा गोपाल प्रसाद के विचारों से पहले ही खिन्न थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। नंबर 1। शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा। पॉइंट नंबर 2 है दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। पॉइंट नंबर 3 है शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी कोई मर्जी नहीं है। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हों। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा प्रदान नहीं कर सकते। उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है। क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने बैठने झुकने कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगें तो विकार बन जाती हैं। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो चुका है। दूसरी तरफ जहां शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है बिना रीढ़ का, इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और ना ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारे हम दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते, इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां। कथावस्तु के आधार पर आप इसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कथावस्तु के आधार पर उमा मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय के लिए ही है, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी इस उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग्य करने का जो प्रयास लेखक ने किया उसका माध्यम उमा ही है। अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए।
तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। रामस्वरूप हेडिंग डालेंगे, आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न हैं, परंतु एक मजबूर पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा के छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है। उसके बाद रामगोपाल निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। अगला प्रश्न है 10वां, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारने व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए इस घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। अगला प्रश्न है 11वां, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वे सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। पॉइंट नंबर 2 है अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों को उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 है महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 6 है लड़कियों का विवाह बिना दहेज के लिए व दिए हो इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।